चीज़ इसके पीछे हो सकती है, हमारे कोई दुश्मन मुल्क भी इसके पीछे हो सकता है, जिसको ये नज़र आ रहा हो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इससे बेहतर मौका हाथ नहीं आएगा। इकॉनमी पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल में है, इलेक्शन का अमल है, अगर हमने एक या दो बड़ी कार्रवाइयाँ कर दी तो पाकिस्तान को पाँव लगाने की, संभलने की मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि ऐसे किसी ग्रुप की जो फंडिंग है और उसकी सपोर्ट है वो सरहद पार से आ रही हो, और सरहद पार अगर उसकी पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में हो तो फंडिंग उसकी किसी और जगह से भी आ सकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारी मेन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी और सिक्योरिटी के इदारों को भी काम करना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है वो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप की बातें कर रहे हैं तो उसी तरफ आ जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास सुनहरा मौका है कि वो स्याह वाक़यात जो पाकिस्तानी अदालती तारीख का हिस्सा हैं उसको धोना शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट वो स्याह धब्बे जो हैं उनको साफ़ करे। पहला स्टेप उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन है उसके ऊपर इंसाफ है, ट्रांसपेरेंसी है, वो कैसे आगे बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई को कैसे आगे चलाती है, वो तारीख का रुख मुतय्यन करेगी। और अगर काजी फ़ायद ईसा और उनके साथी जजेज़ ने ये काम कर दिखाया तो उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। तीसरी जो खबर है सबसे बड़ी वो नवाज़ शरीफ के हवाले से, नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस से बरी कर दिया गया। नवाज़ शरीफ की सज़ा का जो अमल था वो मुकम्मल तौर पर गैर शफाफ था। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट या जो जजेस थे जो भी सज़ा के अमल का हिस्सा थे, उन जजेस और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन जनरल्स के गठजोड़ का नतीजा था। ये जजेस और जनरल्स का गठजोड़ का नतीजा ये था कि एक कंट्रोवर्शियल वे में एक इकामा की बुनियाद के ऊपर पहले लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन दी गई, फिर उसी कंट्रोवर्शियल वे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए, एक मॉनिटरिंग जज को तैनात किया गया और उनको सज़ा दे दी गई। कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि इसमें शवाहिद नापैद थे, पूरी तहकीकात की नहीं थी गई। जो JIT बनाई गई थी वाजिद ज़िया की सरबराही में, उसने फैक्ट फाइंडिंग करके एक रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग को जो पाकिस्तान के CRPC के बुनियादी रिक्वायरमेंट है, तकाज़े हैं, उसके मुताबिक बनाने के लिए जितने शवाहिद दरकार थे वो लेते हुए सज़ा के अमल को आगे बढ़ना चाहिए था। पनामा की तहकीकात 450 लोगों के ख़िलाफ़ होनी थी, लेकिन एक नवाज़ शरीफ को निकाल के फिर हमने ठंड प्रोग्राम किया, किसी और को पूछने की जहमत नहीं की। जज अरशद मलिक की जब वो वीडियो लीक हुई और उसके बाद जो तफसीलात सामने आई, उसके बाद ये चीज़ हतमी हो गई और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो बयानात दिए उसने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि पूरे अमल के पीछे 3 या 4 ताकतवर शख्सियात हैं, कुछ जजेस में और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिनका एंड गोल ये था कि नवाज़ शरीफ को उठा के बाहर फेंकना। ये आइंदा इलेक्शन से पहले नून लीग के ना सरबराह हो ना वज़ीर आज़म हो, ताकि इमरान खान या PTI के लिए मैदान खुला मिल जाए। नेक्स्ट जो पिक्चर ये थी कि ये नवाज़ और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से हटेंगे तो अगली बारी जो है वो इमरान खान को मिलेगी। इमरान खान आएंगे तो ये इन दोनों की जो बारियां लगी हुई हैं इनकी बारियां ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ तक तो वो तजर्बा कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद जो खटाई पड़ी, उस खटाई ने सिर्फ पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में 100-104 के इर्द गिर्द घूमता था, आज 284 पे है। और 284 पे अभी लोग कहते हैं कि ये अभी रोका हुआ है, फ़ौज वाले डंडा चलाते हैं उस वजह से रुका हुआ है, नहीं तो इससे भी आगे चले जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ की जितनी सज़ा का अमल गैर शफाफ था और मैनेज था, उतना ही उसकी माफ़ी का अमल भी जो है वो गैर शफाफ है और उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ड्यू प्रोसेस कोई नहीं है। सज़ा का अमल भी गैर शफाफ था, माफ़ी का अमल भी गैर शफाफ है। माफ़ी उनका हक था, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किए बगैर जिस तेज़ रफ्तारी से सज़ा से गुजारा गया था, उसकी माफ़ी के लिए भी लंदन से वापसी जिस दिन उनकी जहाज़ में पहला कदम उन्होंने रखा था तो उन्हें पता था कि हाई कोर्ट से उनकी ज़मानतें हो जाएंगी, नैब वाले पीछे हट जाएंगे। एक उनका मामला भी 621F का पेंडिंग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो के तहत टेकअप कर लिया। एंड डेफिनेटली वहाँ से भी उनकी असूल यही है कि वहाँ उनकी वो जो ताहियात नहली है उसको चेंज करके उसको 5 साल किया जाए, क्योंकि टारगेट करके आपने उनको उस वक्त पॉलिटिक्स से दूर करना था, तो ये सज़ा का अमल शुरू किया था। लेकिन इस सारे अमल के अंदर एक चीज़ जो अफसोसनाक है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई नवाज़ शरीफ के साथ, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि लॉ ऑफ द लैंड ना पहले सही तरीके से अमल हुआ, ना आज सही तरीके से उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ छोड़ कर तारुफ करवा दूँ, हसन रज़ा पाशा साहब है, मारूफ मारे कानून हमारे साथ, सेनेटर पलवशा खान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अज़मा बुखारी रहनुमा PMLN से हमारे साथ, सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। स्टार्ट में पहले तो आपको मैं एक प्रोग्राम का क्लिप दिखाना चाहूँगा। 2 पुराने इंटरव्यूज़ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जब समाअत चली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से, तो उसके अंदर 2 इंटरव्यूज़ का हवाला आया, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस नसीम हसन शाह। ये 9 रुकनी बेंच था, बाद में
7 रुकनी रह गया और 4-3 से फैसला आया था। दुराब पटेल मुखालफत करने वाले थे कि फांसी नहीं होनी चाहिए। 4-3 में से 3 वाले जो जज थे ना, 3 वालों का हिस्सा थे दुराब पटेल साहब। नसीम हसन शाह 4 वाली साइड के ऊपर थे। दोनों के बयान सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि भुट्टो की फांसी दी कैसे गई थी। सुनिएगा। ये हमारे जजेस ने जो जो आपको डिस्क्रिप्शन बताई, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से है। नवाज़ शरीफ का केस दूसरे वज़ीर आज़म का, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान का केस आज मुलतवी हुआ है, कल दोबारा सुना जाएगा, वो भी एक वज़ीर आज़म, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी नैब अदालतों के अंदर चौथे वज़ीर आज़म, और राजा परवेज़ अशरफ 5वें वज़ीर आज़म, जो रेंटल पावर वाले मुकदमात उनके बहाल हुए हैं उसके अंदर। तो कोई ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बचा नहीं है जो किसी न किसी अदालत के पीछे खज्जल ख़ार नहीं हो रहा। हसन रज़ा पाशा साहब, अदालती तारीख के बड़े स्याह वाक़यात में से एक वाक़या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला वाक़या, क्या यहाँ से मामला सीधी राह पर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और आप देख लें कि जब से ये जजमेंट आई है, ना किसी अदालत ने इस पर रिलाई की है और ना ही किसी वकील ने किसी भी केस में बतौर नज़ीर उसको पेश की है। एक अजीब सा तमाश। हालांकि जहाँ भी थोड़ी सी कोई चीज़ किसी के फेवर में आती है सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में, तो वो अपने केस के में वो पेश करता है। लेकिन ये एक यूनिक किस्म का केस है कि सेक्शन 109 पीपीसी में सज़ा दी गई, कैपिटल पनिशमेंट हुई, और मलिक साहब उसमें किसी ने आज तक, हालांकि 109 लगती चली आ रही है, रोज़ाना केसेस हो रही है जिसमें 109 लगती है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई, किसी को लाइफ भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है कि 40 साल के बाद भी अदालतें और वकला और पूरा जुडिशल सिस्टम उस फैसले को ओन करने में नाकाम रहा है। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ठीक है, ये इंटरव्यूज़ आपने सुनाए हैं, ये अखलाकी हवाले से वाकई बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक पस्ती की अक्कासी कर रहे जस्टिस हैं। दुराब पटेल के इंटरव्यू में यह है कि जस्टिस वहीदुद्दीन उस जो जजमेंट को साइन करना के लिए तैयार थे जो दुराब पटेल साहब ने लिखी हुई थी। वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो लेकिन उनको भी वापसी का रास्ता नहीं दिया गया। दे देते तो ये 4-4 के ऊपर वैसे ही फैसला नहीं था हो सकता। और फिर सफदर शाह साहब के साथ क्या सफदर हुआ, शाह साहब के उसकी साथ मैटर की सनद, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मजाक हुए हैं इस मुल्क के साथ। लेकिन आप देखें कि आज ये वक्त है, बात ये हो रही है कि कोई नज़ीर ऐसी लाई जाए कि जिस पे हम इसको एंटरटेन कर सके। हर केस की कोई नज़ीर पहले की नहीं होती, कोई फर्स्ट इंप्रेशन के केस होते हैं, और ये केस पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में फर्स्ट इंप्रेशन का केस है कि एक क्लोज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जिसको कह ले, वो है, रिव्यू भी उसका खारिज हो चुका था, लेकिन एक सदारती रेफरेंस से भुट्टो साहब ने तो वापस नहीं आना। लेकिन एक चीज़ जो जुडिशरी के माथे पे कलंक का टीका मैं कहूँगा वो अपनी जगह पे मौजूद है। एटलीस्ट ये वक्त है कि हमारी जुडिशरी इसको धोए, इसको क्लियर करे, और कम अज़ कम कुछ तो रोल अपना प्ले करे। अच्छा, इस